अच्छा, पसंदीदा सियासतदान आपका कौन-सा है? मैं 3 नाम लूँगा। जी। एक तो हैं जी नवाज़ शरीफ, दूसरे हैं फज़लुर रहमान साहब, तीसरे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब। तीनों में चौथा ऑप्शन डाल सकता हूँ? डाल दें। एक ही बंदा है इस वक्त कौन है? पिछली 100 साल तारीख में बड़े सगीर में और फिर 77 साल तारीख में पाकिस्तान में अगर किसी ने भुट्टो जैसे सियासतदान को भी अपनी पॉपुलैरिटी में और अपने वन पॉइंट एजेंडा में पीछे छोड़ा है, इमरान अहमद खान न्याजी दूसरा कोई नहीं है। कंबाइंड सब्जेक्ट्स थे 96% मैंने मार्क्स लिए आउट ऑफ 100 ओवरऑल। वेरी गुड। और आज तक वो रिकॉर्ड है। अच्छा। जी, मेरा एम क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। मैं ट्यूशनों से पैसे इकट्ठे करके किताब छपवा लेता था। अच्छा। ठीक है, इन 2000 कॉपीज छपवा ली, जो जमा किया 20-25 हजार उसमें किताबें छपवा ली। सब कहते थे पागल है, और मैं फ्री में बांट देता था। ये 7,000 रुपए इनिशियल स्टाइपेंड के ऊपर जो है ना एंकर रख लिया गया रात की शिफ्ट में। उसके बाद मैंने अपना मार्क खुद बनाया। क्या हमारी अपनी गलती है? हम आवाम जो गलती करते हैं, हम इन चीज़ों को देखते नहीं कि हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना, हमें किस चीज़ से अवॉइड करना है। दूसरा ये है कि अली मुन गंडापुर की क्या आप समझते हैं हुकूमत की नाकामी है ये? देखें नईम भाई, मैं बड़ा क्लियर हूँ इसको। सबसे पहले हमारी अपनी गलती है। हम वो बेगैरत नाहंजार थर्ड क्लास 2 नंबर कौम है जिसने हमेशा एक चोर, लुटेरे, डाकू 2 नंबर आदमी को इलेक्ट किया, उसको पोजीशन पर बिठाया। हमने कभी एहतसाब की बात नहीं की। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम टैक्स देते हैं तो हमें इसका रिटर्न कब मिलेगा। मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ टैक्स देता हुआ आ रहा हूँ, आज तक टैक्स दे रहा हूँ। मैं जब भी बेरोजगार हुआ हूँ कभी मैं हुकूमत की तरफ देखता नहीं हूँ, सरकार की तरफ या एफबीआर की तरफ, कि ये मुझे रिबेट देगा ताकि मेरी जिंदगी आसानी से गुजर सके। बेरोजगारी भी तो जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल। मुश्किल भी जिंदगी का हिस्सा है। कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कौन सी केपीके की गवर्नमेंट, कौन सी फेडरल गवर्नमेंट, कौन से गैरतमंद हुक्मरान जिनकी आंखों के सामने 18 इंसान, प्यारे इंसान बहते हुए उस दरिया के बुर्द हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम और रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने, आपके इर्द गिर्द जो मौजूद रहते हैं, जमील फारूकी साहब। सर कैसे हैं? बहुत शुक्रिया ठीक है? नईम भाई, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से? देखो कितने अर्से बाद मुलाकात हो रही है हमारी, तो अंदाजा है? बचपन के दोस्त हैं आप मेरे, तकरीबन कोई 14-15 साल तो हो गए ना। 14 साल हो गए। हाँ। लोग जो है आपके बारे में जानना चाहते थे, मुझे लोगों ने काफ़ी कहा कि नहीं भाई आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो आप कभी उनका कोई इंटरव्यू करें, हमें पता लगे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जी। कि उनकी क्या एफर्ट्स है, किस तरह है। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह जी बात करेंगे। तो आपके पास हाज़िर हुए इस सिलसिले में। सर तो आपको पता है कि मैं वैसे सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने इंटरव्यूज देना जो है ना अच्छा। रोक रखा है। मैं नहीं कहीं अपीयर होता, मैं होता ही नहीं। सिर्फ मेरा ख्याल हमारा ये जो मोहब्बतों वाला ताल्लुक है ना, तो आपने कहा और मुझसे इनकार नहीं हो पाया। ये आपकी नवाज़िश है सर आपकी। सर। अच्छा जी, आप ये बताएँ कि आपने जो अपनी इब्तदाई तालीम है, वो कहाँ से हासिल की हाँ। और कहाँ तक की? सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ कि कहाँ तक की। 3 मेरे पास मास्टर्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 3 में से एक मास्टर्स जो है मैंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अमेरिका से ऑन स्कॉलरशिप किया था। गुड। एक कराची से है, कराची यूनिवर्सिटी से, और एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। सही। तो किन किन जॉनराज में है ये सारा पब्लिक को वैसे पता है, फिर बता देता हूँ। एक मैंने मास्टर्स जो है वो मीडिया साइंसेज में किया हुआ है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, एक इंटरनेशनल रिलेशंस में किया हुआ है, अच्छा, गुड। और एक जो है वो मीडिया इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। तो 3 मास्टर्स हैं। सही। कहाँ से कैसे वहां तक पहुंचा ये मैं बता देता हूँ। शुरू कहाँ से हुआ जी। सिलसिला? मेरा ताल्लुक जो है एक फार ऑफ किस्म के सिटी से है। रहीम यार खान के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, ठीक। उसका नाम है जिला रहीम यार खान के अंदर एक बिल्कुल। छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है कोट्समाबा। हाँ, कोट्समाबा। कोट्समाबा की खुशनसीबी है या कोट्समाबा की बदनसीबी है कि ये हम खुशनसीबी है। वहां पैदा हुए। ठीक है। और मैं टाट स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा। लिटरली स्पीकिंग, आई स्पीक माय हार्ट आउट कि मैं टाट स्कूल से पढ़ा हूँ। वो वाला टाट स्कूल जिस पर बैठने के लिए आपको फीस देनी पड़ती थी 5 से 7 रुपए, और वो भी टीचर सन कोटे में माफ हो जाया करती थी। अच्छा। ठीक है, सही। कि ये उस्ताद मोहतरम के साहबजादे हैं, सही। सरकारी उन्होंने सर्विसेज दे रखी हैं। लेकिन एक बात है कि उस स्कूल का 100 साला रिकॉर्ड वो मैंने तोड़ा अच्छा। मैट्रिकुलेशन में, मैट्रिक में। और उस वक्त की हाईएस्ट परसेंटेज थी टोटल ओवरऑल कंबाइंड सब्जेक्ट्स थे 96% मैंने मार्क्स लिए आउट ऑफ 100 ओवरऑल। वेरी गुड। और आज तक वो रिकॉर्ड है।
अच्छा, जी, यानी यानी पिछले 100 साल रिकॉर्ड तोड़ा, हाँ, नया बना वो आज तक रिकॉर्ड आज है, तो वो रिकॉर्ड टूट है। नहीं सका। जबरदस्त, बस जबरदस्त, ये मेरी छोटी सी काविश है। जबरदस्त। वहाँ के लिए एक छोटे से गाँव से जहाँ पर जो है जहाँ से कोई बच्चा पास हो जाए बड़ी बात होती बड़ी है बात सी होती है, ग्रेड में, तो बिल्कुल, वो रिकॉर्ड जो बना है भावलपुर बोर्ड के अंदर उस शहर से, वो आज तक रिकॉर्ड है, वो ब्रेक नहीं हो सका। सही। अच्छा मुझे बताएँ कि न्यूज़ एंकर के पेशे से कैसे मुंसलिक हुए? कराची में कल फिर आप गए किस तरह से? नहीं, मैं आप तो कराची में बिल्कुल, ही होते थे, ठीक है, मैं चाहता तो हूँ पब्लिक ज़रा आपके मुँह से खुद जी, सुने। जी, जी। तो मेरा कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेट थी लाइफ में, फैमिली जब आप पूछेंगे मैं बता दूँगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे कराची जाना पड़ गया और अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त ये जानते भी हैं कि मैं शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला ऐसा एंकर हूँ जिसने 7-8 साल फुटपाथ पर रहकर अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के सामने अखबारें बेचकर अपनी तालीम मुकम्मल की। बड़ी और ज़बरदस्त। फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। मैं खुद जो है वो एफएससी कर रहा था, आई रिमेंबर। मतलब आप मैट्रिक करके आप कराची आ गए थे? जी, मैं खुद अच्छा, एफएससी कर रहा था और मैं ए लेवल्स के स्टूडेंट को जो है ना पढ़ाता था। यानी खुद अभी उससे नीचे वाले ग्रेड में था, लेकिन और अपने से ऊपर वाले ग्रेड वालों को पढ़ा खुद पढ़ता इतना था। ज़बरदस्त। खुद पढ़ इतना रहा था। तो उस वक़्त मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक़्त ट्यूशनें होम ट्यूशन्स पढ़ा-पढ़ा के मैं 50-60 हज़ार रुपए उस वक़्त कमा लेता था। मतलब एक मैट्रिक पास लड़का कोर्ट्स माबा से आ रहा है और कराची आ रहा है, इसको कुछ पता नहीं वहाँ पे के माहौल का किस तरह, तो आपको कोई डर खौफ नहीं आया और इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ये कैसे आपने तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया, मतलब देखें नईम क्या? भाई अगर आपने अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी ली हो ना और आपको पता हो कि मुझसे तो सब कुछ छिन गया है, तो आपके पास रह जाती है बोनस लाइफ। बोनस लाइफ। तो आई वाज लिविंग माय बोनस लाइफ एट दैट टाइम। मेरी मैं इसको रिलेट करूंगा अपने मेरे जो अबडक्शन वाला वाकया हुआ था ना, मुझे उठा के ले जी गए बिल्कुल बिल्कुल। ये 2022 के? 2022 का। तो वो 2022। वाला जो वाकया हुआ था तो मुझसे सवाल किया गया कि तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा आई एम लिविंग माय बोनस लाइफ। अच्छा। ठीक है, सही। मैं तो मर गया था आज से 20 साल 15 साल बिल्कुल पहले भाई। सही। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल टाइम था वो, मैंने काटा ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते। फिर मैं एक घर में ट्यूशन देता था, वहां पर मेरी एक स्टूडेंट होती थी। उसने मुझे कहा, एंकरिंग वाला मैं आपने पूछा ना आप अच्छा एंकर बिल्कुल कैसे बिल्कुल बने, बिल्कुल। तो डायरेक्ट आप जंप कर गए एंकर के ऊपर, तो हमें बताना जरूरी है। तो उस स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आप जो है ना ऑडिशंस क्यों नहीं देते, न्यूज़ एंकर क्यों नहीं बनते? तो मैंने कहा मैं कैसे दे सकता हूँ। अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, टीवी पे आने का मतलब है कि आप जो है ना कोई माजरत के साथ कोई कंजर बन गए हैं, ठीक है, आप कोई मायूब किस्म की माफौकुल फितरत किस्म की मखलूक बन गए हैं। ये कॉन्सेप्ट था छोटे बिल्कुल इलाकों में। सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। तो हम जिस ब्रीड से थे, वालिद साहब जो है वो इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर, वो फौत हो गया है, वो मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते थे, इमाम मस्जिद भी थे स्कूल कॉलेज की मस्जिद में। तो अच्छा। अब उस फैमिली से जब आप हो तो टीवी का नाम लेने का मतलब ये है कि आपने कुफ्र कर डाला है। सही, सीधी बात बिल्कुल बता। सही कहा, इसी तो तरह। अब वो बच्ची मुझे कह रही कि आप सर ऑडिशन दें। मैंने कहा मैं तो टीवी पे नहीं आ सकता। कहती सर टीवी पे आने का मतलब ये है कि अब टीवी बहुत आगे जा चुका है, अब आप खबरें, ये तो रियलिटी दे रहे हैं, इसको तो एक वक्त में लोग कहेंगे ये दो हमें खबर, नहीं तो हम तो फंस जाएंगे, फंस जाएंगे, तो सही। दीनदार लोगों को भी खबरों की जरूरत होगी। मैंने कहा अच्छा चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो उसने भेज दिया कहीं मुझे, अपने कोई रिलेटिव से, उनके यहाँ उनका कोई चैनल लॉन्च हो रहा था, तो वहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी, मैं भी लंबी लाइन में था। अच्छा। तो ऑडिशन मेरा हुआ, मेरी उर्दू बड़ी साफ थी, मैं गरजदार आवाज थी, अच्छा बोल लेता था। बिल्कुल। तो उस ऑडिशन में कोई 3 या 4 लोग सिलेक्ट हुए, मैं भी उनमें से था। तो मुझे 7,000 रुपए इनिशियल स्टाइपेंड के ऊपर जो है ना एंकर रख लिया गया रात की शिफ्ट में। उसके बाद मैंने अपना मार्क खुद बनाया। ये खुद बनाया। हाँ, मैं कहा पहला चैनल आपका कौन सा, जहाँ से लब्बैक। लबैक से आपने किया, हाँ, बिल्कुल आखिरी भी स्टार्ट। वही था। आखिरी भी वही था, सही आखिरी बात क्यों? है। क्योंकि लाइसेंस वही था बोल के पास। वही बोल के पास, सही ठीक है, बात है, तो सही बात। पहला चैनल लब्बैक था, उसके बाद फिर रोशनी टीवी एंड बिल्कुल सो ऑन करते सो रहे। ऑन सो ऑन। अच्छा एक मैंने आपकी शायरी भी बहुत सुनी, आपकी किताबें माशाल्लाह, मतलब 3 किताबें आपकी आ चुकी जी हैं। 3 पब्लिश हो चुकी हैं और उस वक्त जिस वक्त मैं भी हाँ जी, पढ़ रहा था, उस वक़्त की पब्लिश हुई। आपको याद होगा, बिल्कुल, मुझे तो अच्छे से बहुत याद है। पुरानी बात बिल्कुल, है, मैं भी बिल्कुल, स्टूडेंट था तो आपको किताब गिफ्ट की बिल्कुल थी, आपने दी थी मुझे। आपके वाले साहब ने भी पढ़ी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अभी आपको कोई प्रोजेक्ट नया आ रहा है, कोई कुछ दिख रहा है नया, कुछ कुछ है इस पे कुछ? देखें किताब की अहमियत जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो नहीं सकती, हो सकती। लेकिन जो एक्सप्रेशन है ना, वेज ऑफ एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो चुके हैं। हुँ। वो आप ट्विटर पे कर लेते हो, फेसबुक पे हाँ, कर सही लेते हो, बात है। आप वीडियो के जरिए शायरी सही पढ़ है, के लोगों तक पहुंचा देते ठीक हो, हो गया। रील्स बन जाती हैं। तो वो अब मॉडिफाई हो गया, लेकिन फिर भी मेरा इरादा है कि लेट एज के अंदर कम से कम 2 किताबें और लिखूंगा। अच्छा वैसे आपस की बात हो, जब मेरी हुँ। पहली किताब पब्लिश हुई थी ना, तो उस वक्त तो आपके पास पता है मीडिया टूल एज ए टूल तो था नहीं, अब तो नया नया अभी बिल्कुल, बन। बिल्कुल। मैं स्टूडेंट था, उसे पढ़ रहा था,
तो मेरी उस वक्त मेरा एम क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। मैं ट्यूशनों से पैसे इकट्ठे करके किताब छपवा लेता था। अच्छा। ठीक है, इन 2000 कॉपीज छपवा ली, हाँ सही। जो जमा किया 20-25 हजार उसमें किताबें छपवा ली। किताबें छपवा ली। सब कहते थे पागल है, और मैं फ्री में बांट देता था। मैंने वो उस पे रॉयल्टी वगैरह वाला तो सीन ही नहीं था ना, सही बात। कि आपको कोई छाप देगा और बिल्कुल पे बिल्कुल। कर देगा, वो दौर ही नहीं था। तो ये मेरा अल्टीमेट गोल था। क्या गोल था? मेरा गोल था 25 साल की उम्र में मैंने 100 किताबें लिखनी है। जबरदस्त। मैं रात को शायरी ही कर रहा होता था, कोई नॉवल लिख रहा होता था। तो फिर जब ये मैं टीवी मीडियम की तरफ आया हूँ, तो वो सारा शौक बिल्कुल साइड पे रह गया। जिंदगी ने इतना मसरूफ कर मसरूफ दिया। कर दिया। फिर मॉनेटरी देखें, आप एक शायर कितना कमा सकता है सबको पता है, किताबें बिल्कुल छाप सही छाप के। बात है। तो फिर जो मॉनेटरी मैटर्स होते हैं ना, उसने मुझे इतना जकड़ लिया। अल्लाह ने वैसे सब कुछ दे दिया। सही अल्लाह बात। एक आम आदमी के पास इतना आ जाए, उसकी तो बिल्कुल सही मेरी बात है। इतनी औकात नहीं है। बिल्कुल। मेरे मालिक की करम नवाजी है और नवाजी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि ये सारा हो गया। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल से। आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है। सानिया सवात हुआ 2 दिन पहले 3 दिन पहले। जी 18 लोग वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे खड़े रहे। जी वो जजीरे नुमा एक जगह थी दरिया के बीच में। जी जी सेल्फी बनाने के लिए वहां पर गए। जी। आपने सब देखा, दुनिया सब देख रही है। हम्म, तो एक एक करके जो है उनकी आंखों के सामने उनका प्यारा जो है वो जाता डूब गया रहा जाता गया। और मैं कहता हूँ कि ये लम्हा जो है और लोग वीडियोस बनाते गए। बनाते गए। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे अब ये बताएं कि ये जो सारा सीन हुआ है इसमें आपकी क्या राय है, कि असेसमेंट है। असेसमेंट है आपकी, कि ये क्या हमारी अपनी गलती है? हम आवाम जो गलती करते हैं, हम्म, हम इन चीज़ों को देखते नहीं कि हमें कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना, हमें किस चीज़ से अवॉइड करना है। दूसरा ये है कि अली मुन गंडापुर की क्या आप समझते हैं हुकूमत की नाकामी है ये? देखें नईम भाई, मैं बड़ा क्लियर हूं इसके ऊपर। सबसे पहले हमारी अपनी गलती है। हम वो बेगैरत नाहंजार थर्ड क्लास 2 नंबर कौम है जिसने हमेशा एक चोर लुटेरे डाकू 2 नंबर आदमी को इलेक्ट किया, उसको पोजीशन पर बिठाया। हमने कभी एहतसाब की बात नहीं की। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम टैक्स देते हैं तो हमें इसका रिटर्न कब मिलेगा। मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूं टैक्स देता हुआ आ रहा हूं, आज तक टैक्स दे रहा हूं। मैं जब भी बेरोजगार हुआ हूं, कभी मैं हुकूमत की तरफ देखता नहीं हूं, सरकार की तरफ या एफबीआर की तरफ, कि ये मुझे रिबेट देगा ताकि मेरी जिंदगी आसानी से गुजर सके। बेरोजगारी भी तो जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल। मुश्किल भी जिंदगी का हिस्सा है। कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कौन सी केपीके की गवर्नमेंट, कौन सी फेडरल गवर्नमेंट, कौन से गैरतमंद हुक्मरान जिनकी आंखों के सामने 18 इंसान, प्यारे इंसान बहते हुए उस दरिया के बुर्द हो गए, और किसी ने उसके बाद उसके ऊपर अफसोस का इजहार भी नहीं किया। अली अमीन गंडापुर भी कहते हैं मैं वहां जाके क्या करता। खेमा लगा के बैठ जाता। लाख लानत है ऐसे बंदे के ऊपर जिसके सूबे में वजीर आला होते हुए उसकी आंखों के सामने उसके एक शहर के अंदर 18 बंदे लाशों में तब्दील हो जाएं। और लाख लानत है उस फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो ऊ करने का मशवरा देते हुए कहते हैं कि आपने एहतजाज करना है तो ऊ करें। थू थू है तुम्हारे मुंह के ऊपर, तुमने 18 जानों को इस तरह जाते हुए देखा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठट्टे उड़ा रहे हो कि अली अमीन गंडापुर नहीं कर पाया। ना फेडरेशन कुछ कर पाई, ना वजीर आला कुछ कर पाया। साफ बात है। सही बात। कहां है आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? कहां है आपकी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो अरबों रुपए के बजट हर साल आपसे लेती है और तैयार करती है अपने आप के लिए मुश्किल रेस्क्यू करना? ये होता है कि आप लाशें निकालेंगे? नहीं, हुकूमत एक तो सेकंड जी 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 मुझे बताएं, रेस्क्यू करना क्या होता है? रेस्क्यू करना होता है कि आप बंदे को मुश्किल हालात में बचा के उसको हॉस्पिटल ले जाएं ताकि वो जिंदगी मौत से लड़ते हुए अपनी जिंदगी बचा सके। बचे ना बचे जिंदगी वो अल्लाह का काम है। बिल्कुल। लेकिन आप रेस्क्यू क्या करते हैं? कंधे पे लाश उठाई ले, ये रेस्क्यू इसको बोलते हैं? आपके पूरे मुल्क, मुझे बताएं, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूं, मुझसे ज्यादा मुहब्बे वतन कोई नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि मुझे इस मुल्क ने शनाख्ती कार्ड के अलावा और टैक्स लेने के अलावा दिया क्या है? दिया क्या? हर तनख्वाह में से टैक्स दो, खाने की चीज पे टैक्स दो, गाड़ी पे टैक्स दो, ठीक है, मरने पे टैक्स दो, जीने पे टैक्स दो, हॉस्पिटल पे टैक्स दो। यहां पर नाअहल से नाअहल बंदा जिसकी टके की औकात नहीं होगी, जो पर्चियां लगा के 2 नंबरी करके चीटिंग करके इम्तिहान पास करके आया होगा, वो जिना का नाम तब्दील करके अपने नाम पे हॉस्पिटल कर देता है। ये कोई मुल्क है? बिल्कुल। अभी नाम चेंज हुआ। फिर हम बात करें तो आप कहते हैं कि ये आप क्या, मैंने एक बैलेंस बात कर रहा हूं। चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से अली अमीन गंडापुर का, चाहे उसका ताल्लुक पीएमएलएन से शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, भुट्टो का खानदान और मरीम नवाज शरीफ साहब, कोई भी है, आपने पब्लिक के लिए क्या किया है? बदमाशियां हैं और क्या है। हम बात करें फीका लग जाता है, बात करें गिरफ्तार कर लो, बात करें उठा लो। अब भाई 18 बंदे लाशों में बदल गए। डूब के मर जाना चाहिए आपके सारे अशराफिया को। सिर्फ 250 लोग, वो अपनी मर्जी की तनख्वाहें 600-600% तनख्वाहें बढ़ाए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजिम उसकी आप 5 से 6% तनख्वाह नहीं बढ़ाते।
और उधर आप 600% तनख्वाहें बढ़ा जा रहे हैं और आपको शर्म भी नहीं आ रही। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं नईम साहब, बड़ा क्लियरली बता रहा हूं आपको, ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर मुशर्रफ साहब फौत हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है, उसके बाद अदालत हुक्म देती है कि इसको फांसी दो। फांसी दो। हम एक ऐसे मुल्क में रहते सही हैं बात है। जहां 44 साल पहले फांसी पर अमल दरामद हो जाता है कि भुट्टो को लटका दो, उसके बाद आज कह रहे हैं कि उसकी फांसी गलत थी, हमने गलत फांसी दी थी। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं मतलब बेगैरत लोगों, आपको 44-50 साल के बाद याद आता है आपने गलत किया था। ये अलमी है। ये अलमिया है। और आम आदमी के लिए क्या है, मेरे जैसे आप जैसे आम आदमी के लिए क्या है, क्या किया है मुझे बताए ना, मेरा तो स्कॉलरशिप खा गए हो आप। अच्छा, हुकूमत कहती है कि हमने बकायदा जो है ऐलान भी किया, बताया भी है कि यहाँ पे ना जाएं, बारिशों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, मानसून का मौसम स्टार्ट है, लेकिन लोग उसके बावजूद भी वहाँ पे, अच्छा वहाँ के जो इलाके लोग थे वो भी ये कह रहे थे कि हमने बड़ा मना किया। मैं आपके बात मैं समझता हूँ कि आपका ख्याल है लोग खुद भी तो थोड़ा सा अपना सेल्फ वो करें ना, देखें, प्रोटेक्ट करें। सिटीजन्स का प्रॉब्लम ये है, किसी भी दुनिया में आप चले जाए, वो एडवेंचर पसंद होते हैं, वो कहते हैं यार ले रहे हैं सेल्फी तो ले रहे हैं, ठीक है, बेवकूफ और अहमक भी हैं, उनको नहीं पता कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, कि फंस गए तो बचा किसी ने नहीं आना, हमें रास्ते में 1112 मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा गलती कसूर इसी अवाम का है, यही सिग्नल तोड़ते हैं, यही दो नंबरी करते हैं, यही ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, यही इनको इक्तदार में लाते हैं। लेकिन एक सानिया हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। हम एक ऐसी सोसाइटी में, अलमनाक सोसाइटी में रहते हैं जहां पर 18 लोग एक एक करके लहरों की नजर होते गए और उधर से वीडियोस बनाने वाले 18 एंगल से वीडियो बनाते रहे कि कैसे मर रहे हैं। और यार वो 18 लोग वहां चेन बनाकर उसके तक पहुंच जाते तो शायद बचत होती। आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सही बात। ये तो कोई जवाब ही नहीं है ना, कि आप विक्टिम ब्लेमिंग तो खत्म ही नहीं होती ना, कि यार लोगों ने गलत किया क्यों चले गए। और भाई आपने एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाया, मुझे एक बात बताएं, जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट बने हुए हैं इंक्लूडिंग कराची का साहिल, एक बात बताएं मुझे, कोई एक भी रेस्क्यू वाला बंदा देखा है आपने वहां पे? खुदा ना खाता कोई वाकया हो जाए। मैं खुद स्वात गया हूं, बिल्कुल, मैं खुद नीलम वैली गया हूं, मैं खुद ये मुजफ्फराबाद गया हूं, मरी गया हूं, कोई एक छोटा सा वाकया हो जाए आपको बचाने वाला कोई नहीं है। मतलब ऐसी जगहों पे वहां पे इंतजाम पूरे होने चाहिए। अगर आपने वहां पे लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, सर आपके पास फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, पाकिस्तानी टूरिस्ट आ रहा है, आप कम से कम बेसिक फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करें। अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयर करने के लिए टूर गाइड रखें जो उनको बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बदमाशी लगी पड़ी है यार, जिसका दिल करता है खा रहा है, जिसका दिल करता है लूट रहा है, बाहर प्रॉपर्टियां बना रहा है, इधर पाकिस्तान में सत्ता ही खा रहा। थोड़ा सा तो चेंज करते हैं अभी जरा। अच्छा मुझे बताएं, खाने में क्या शौक है? सबसे पहले तो हलाल। अच्छा बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। सबसे पहले तो मैं हलाल खाना, हलाल के चक्कर में हम बेरोजगार बैठे हैं। सही बात है। सबसे पहले तो हलाल। ठीक है। उसके बाद खाने में मुझे मटन कढ़ाई बड़ी पसंद है। अच्छा, मैं खुद बनाता हूँ। मैंने सुना है आप खुद बनाते हैं, मैंने देखा भी आपको। मैं खुद बनाता हूँ, मैं बिरयानी बनाता हूँ बड़े शौक से, मैं यखनी वाला पुलाव बनाता हूँ, मैं भिंडी गोश्त बड़े शौक से खाता हूँ। तो ये बस समझे कि मेरी, अगर फर्स्ट पैशन मेरा जर्नलिज्म है तो मेरी जिंदगी का जो सेकंड लव है, इसको आप मुझे कहते हैं सेकंड लव ऑफ माय लाइफ, वो है कुकिंग। बड़े शौक से। ये नाज़रीन को भी मैं फर्स्ट टाइम पता लगा होगा इस बारे में। मैं नहीं बताता, मैं बहुत कम बताता हूं। अच्छा आप पूछ लो आज सारा कुछ। अच्छा मुझे अभी बताएं, जब आप घर में आते हैं, काम से वापस घर में आते हैं, तो घर में जो पक्का है आप समझते हैं कि यार ये तो मैं शौक से खाता नहीं हूँ, तो फिर आप यानी कि वो कौन सी चीज है जिसको आप देखते हैं कि यार ये पक्का है, मैं आज बाहर से ऑर्डर करूँ आज मैं? यार दाल मूंग अगर बनी हुई हो ना। अच्छा, दाल मूंग पसंद नहीं है आपको? खाली दाल मूंग, मुझे जो पतली सी होती है ना। अच्छा ठीक है, कड़ी टाइप की। अच्छा, वो मुझे नहीं पसंद। अच्छा, वो पसंद नहीं। मैं माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। बाकी हर चीज हम जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैंने ना आपकी बहुत तस्वीर जो है फेसबुक पे देखी, लोग भी देखते हैं, ट्विटर भी अक्सर आपकी तस्वीर आती है, इससे माशाल्लाह आप एक नजर मुझे महसूस होता है कि जैसे आपको मॉडलिंग का शौक, वैसे मुझे पता है वैसे आपको शौक रहा है, लेकिन मैंने पूछना भी है क्योंकि बड़े से बार मुलाकात हो रही है, तो कहीं से कोई ऑफर वगैरह हुई है आपको किसी मॉडलिंग के लिए? बहुत एडवर्टीजमेंट्स के लिए, पेड एड्स के लिए, पेड प्रमोशंस के लिए, इवन ड्रामास के लिए। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बिग बैनर से ड्रामास के लिए मुझे ऑफर हुई। अभी नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहता। और उन्होंने बाकायदा अपने मुझे करीब बैठ के मुझे कहा, अल्लाह वास्ता ही फलां बिग नेम एक्ट्रेस से बिग नेम है, उसके साथ उस कास्ट में आ जाओ और टॉप लीड में आ जाओ। मैंने कहा नहीं करना, क्योंकि मैंने जो प्रोफेशन चूज किया है उसकी एक सेंटिटी है, उसका अपना एक तकद्दुस है, मैंने उसके लिए मारें खाई हैं, मैंने उसके लिए बहुत कुछ भुगता है। अब मैं एंड टाइम पे आके जो है ड्रामास के लिए या मूवी के लिए नई लाइन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने प्रोफेशन के अंदर। मतलब आप अपना बस शौक इस तरह पूरा करते रहते हैं। अच्छा, मैं मॉडलिंग से की बात के ऊपर एक बात कहूंगा। आई वुड लव टू,
आई वुड लव टू बी ए मॉडल, बट इसी के साथ साथ मैं एक बेहतर रोल मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने रहना ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छी बात की आपने, वेरी गुड। अच्छा, जिंदगी का ऐसा एक वाकया जिसने आपको इस सोच को या आपको वैसे बहुत ज्यादा मुतासर किया हो, कोई ऐसा एक ऐसा वाकया जो जिसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया हर चीज? 2022 के अंदर जो मेरी अबडक्शन हुई थी ना, अच्छा। मुझे उठाया गया था कराची से, उसके बाद मैंने जो उम्मीदें, तवक्कुआत ज़हन में, मुस्तकबिल के ख्वाब बतौर पाकिस्तानी जो मैंने सजा रखे थे, उसके ऊपर डस्ट आई है। बहुत मायूस किया मुझे, बहुत सारी चीज़ों ने बहुत मायूस किया, और रवैयों ने बड़ा मायूस किया है कि यार मतलब हम एक ऐसे मुल्क, हमें हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन कौन होगा? पाकिस्तान में बैठा हूँ मैं, इधर ही रहता हूँ, इधर ही खा रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इधर ही मरूं और इधर ही दफनाया जाऊं। बहुत सारे हमारे दोस्त छोड़ के चले गए, उनकी अपनी एक सबाबदीद है, उनका इख्तियार है, वो जहाँ चाहे रहें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी अपनी पाकिस्तान के अंदर ही गुजारूं। लेकिन जो ज्यादतियां, नाइंसाफियां मेरे साथ हुई है ना, एक ऐसे बंदे के साथ जितने इतनी स्ट्रगल करके एक मकाम हासिल किया था, कोई और मुल्क होता तो शायद अपने कंधों पे बिठा लेते बड़े बड़े लोग कि यार ये बंदा, इसने इतनी स्ट्रगल करके इतनी मुकाम हासिल किया। ठीक है, लेकिन गिला किसी से नहीं है, ये हमारा काम है, हम काम। अच्छा, आजकल ये आपको पता है नॉन फाइलर फाइलर, जी, ये बड़ा मसला बना हुआ है। हाँ, इसमें काफी बीम्स भी बन रही हैं कि नॉन फाइलर जो है वो जनाजे में सिर्फ शिरकत करेगा, वो खुशियां नहीं बना सकता। हाँ। मतलब उसको एक बताया गया है कि नॉन फाइलर की क्या हैसियत है। जो लोग अबल तो ये फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरी हमारे यहाँ होनी नहीं चाहिए, सबको टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है, लेकिन टैक्स उतना होना चाहिए जितना किसी की टुई बर्दाश्त कर सके यार। मतलब क्या आपके आप क्या एक तनख्वाहदार बंदे की जो बेचारा साल का 24 लाख कमाता है, उसे 8 लाख ले लेते हो तनख्वाह में से, फिर वो घर पे, अच्छा फिर फिक्स टैक्स अलग लेते हो, फिर वो कुछ खरीदता है टैक्स उसमें से अलग लेते हो, फिर अस्पताल जाता है उसमें से अलग लेते हो, दवाइयों पे अलग लेते हो। भाई को बदमाशी है क्या? चल रहा खून है, चूस रहे हैं। खून चूस रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में क्या तरीकाकार है? वहां ये है कि अगर आप जॉबलेस होते हो तो सरकार की जिम्मेदारी है आपको स्टाइपेंड देना, ठीक है। ऐसे अगर आप बीमार होते हो तो सरकार की जिम्मेदारी है आपको हेल्थ फैसिलिटी देना। अगर आपकी तालीम में मसला आ रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है आपको स्टाइपेंड देना, ऐसे इंटर्नशिप पे रखना। अगर आप बूढ़े हो गए हो तो सरकार की जिम्मेदारी है आपको ओल्ड एज बेनिफिट देना। अब भाई आप लोग क्या करते हो? मेरा एक दोस्त है, वो हर साल टैक्स पे करता है, उसको अचानक जरूरत पड़ गई, उसकी फैमिली में किसी की शादी आ रही थी, उसने टैक्स रिबेट अप्लाई कर दिया। टैक्स रिबेट होता है कि मैंने जितना टैक्स पे किया है, ये आपके कानून की शिक है कि आप उसको टैक्स में से कुछ हिस्सा उसको वापस कर देते हैं कि इस वक्त आपको जरूरत है, फिर दे देना। अबे यार उसका 2.5 साल हो गए, उसने अप्लाई किया हुआ है, आज तक एफबीआर ने वो एप्लीकेशन ही नहीं देखी उसकी ऑनलाइन। मतलब इस मुल्क में हम रहते हैं, पैसा नहीं होगा ना आप नहीं, आप बदमाशी से, आप जिसके पास है वो उनके बाप का है, लेते जाओ जैसे चाहो लेते जाओ। भाई ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके मुताबिक लोगे ना। हर 2 दिन बाद एक नई बदमाशी खोल के रखी हुई है, और जब मुझे जरूरत पड़े, मेरी हेल्थ की, मेरी उंगली कटती है, मेरे हेल्थ के ऊपर सरकार को मेरी हेल्थ देनी है। कौन सी दुनिया में नहीं है? यहाँ नहीं है। फिर आप कहते हो कि ये जी रियासत मुखालिफ बात करते हैं। मुझे बताएं, ये बात करके मैं गलत बात कर रहा हूँ? एक वक्त आना है कि आपने ये जो जबाबंदी कर रखी है ना, इस पे आपको खुद अफसोस होगा, आपने माजरत करनी है, आपने नाक रगड़ रगड़ के माफिया मांगनी है सब सियासतदानों ने जितने अशराफिया बैठे हैं कि हमने गलत किया था आवाम के साथ, अभी किए जा रहे हैं। अच्छा, पसंदीदा सियासतदान आपका कौन सा है? मैं 3 नाम लूंगा जी। एक तो है जी नवाज शरीफ, दूसरा है फजलुर रहमान साहब, तीसरे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। तीनों में चौथा ऑप्शन डाल सकता हूँ? डाल दें। एक ही बंदा है इस वक्त। कौन है? पिछली 100 साल तारीख में बरे सगीर में, और फिर 77 साल तारीख में पाकिस्तान में, अगर किसी ने भुट्टो जैसे सियासतदान को भी अपनी पॉपुलैरिटी में और अपने 1 पॉइंट एजेंडा में पीछे छोड़ा है, इमरान अहमद खान न्याजी, दूसरा कोई नहीं है। अगर किसी का बाप उसके मुकाबले का कोई लाकर दिखा सकता है कि ये वाला बंदा है उसके मुकाबले का, जिसने वाकईतन पाकिस्तान से बाहर जायदादें नहीं बनाई थी, पाकिस्तान के अंदर रहा और इंडिपेंडेंटली उसने हेड ऑन लिया सारे सिस्टम को, आकर दिखा देंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपके ऊपर कुछ इस तरह के इल्जाम भी लगते हैं, जी जी, ठीक है, कि वन साइडेड आप जो है ना एक खास पॉलिटिकल जमात को आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अब नवाज शरीफ है, जरदारी है, फजलुर रहमान है, जो भी नाम है, तो किसी ने तो अच्छा काम भी किया होगा ना, एक काम तो अच्छा किया होगा, या इमरान खान साहब से कोई गलती से कोई गलत काम भी उनसे कोई हो गया होगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अच्छी चीज को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें, चाहे फिर वो कोई भी सियासतदान हो? बेहतरीन सवाल किया। ये जरा मुझे बताएं। मुझे एक बात बताएं, आपकी उम्र कितनी हो गई है? मैं 47 का हो गया। 47 में से अगर आपको 35 साल आपके वालिद ने दिए हों कि आपने ये कारोबार संभालना है,
और 35 साल के अंदर आपने सत्यानाश कर दिया हो कारोबार का, सिर्फ दुकान खोल के उस पर लिख दिया हो कि नईम उर रहमान की दुकान, तो मैं आपकी तारीफ करूं या आपसे सवाल करूं मैं 35 साल में क्या किया था? एक बंदे को आपने 2.5 साल का टाइम दिया, ठीक है, सही। उसके ऊपर सारा एहतसाब करके आप कह रहे हो कि सबके साथ इक्वल कर दूं, मैं तो नहीं कर सकता। बाकी उन्हें 40 साल से बारियां ली हैं भाई, फजलुर रहमान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया। अच्छे काम क्या है मुझे बताएं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना, एक मिनट, मोटरवे बनाई है और उन्होंने। सर एक मिनट यार, किक बैक्स भी लिए हैं उसमें से, फिर छोड़ दें आप। अच्छा। जी, ये प्रोजेक्ट जितने बनते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आप जाकर स्टडी करें कि एक एक प्रोजेक्ट में कितनी कितनी किक बैक्स होती हैं, कितने कितने फायदे होते हैं ठेकों के पीछे, ठीक है। उधर बीआरटी में भी ली होगी पिशावर के अंदर, उधर लाहौर के अंदर भी ली होगी, जिसने भी ली है, सब एक इक्वल है। लेकिन कौन प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर पक गया और टिक गया, ये मानना पड़ेगा आपको सही। कि वो इमरान खान है। अच्छा, अभी आपने एक और सवाल किया कि आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आप एक साइड लेते हैं। मुझे बताएं, ये जर्नलिस्ट ना हो गया, फरिश्ता हो गया जो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल कोई नहीं होता अच्छा। जर्नलिज्म में, न्यूट्रल नाम की कोई चीज नहीं है। जो कहता है उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। अच्छा। उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। अच्छा। आप न्यूट्रल हैं, आपके लिए जरदारी भी अच्छे हैं, आपके लिए नवाज शरीफ भी अच्छे हैं, आपके लिए शहबाज शरीफ भी अच्छे हैं, आपके लिए फजलुर रहमान भी अच्छे हैं, आपके लिए इमरान खान भी अच्छे हैं एक वक्त में, आपके लिए सारे भी बुरे हैं एक वक्त में। ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी ओपिनियन के ऊपर राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करोगे। वहां पर अगर नवाज शरीफ राइट लगेगा तो सारे बुरे लगेंगे, उसके मुकाबले में सारे गलत कर रहे हैं। अगर वहां पे इमरान खान अच्छा लगेगा तो उसके मुकाबले सारे सारे बुरे लगेंगे। अब जो अच्छा कर रहा है, मेरी ओपिनियन उसको फायदा दे रही है, तो मेरे ऊपर तो लेबल लग गया ना कि ये प्रो इमरान खान है, तो मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मुझे फर्क ये पड़ता है कि मैं राइट के साथ खड़ा हूं। सही। अच्छा, आपका पसंदीदा एंकर कौन है जी? मंसूर अली खान, इमरान रियाज और हसन निसार? देखें, इन में दो जो हैं वो तो हमारी जनरेशन से थोड़ा सा ऊपर वाली जनरेशन में, यानी मंसूर भाई और इमरान भाई, ये इनका कंपैरिजन हसन निसार से बनता नहीं है ना। हसन सही। निसार एक हाँ, सीनियर बिल्कुल तज्जियाकार बिल्कुल है, बिल्कुल सीनियर तज्जियाकार है। बिल्कुल। तो आई वुड रादर प्रेफर टू वोट इमरान रियाज खान, क्योंकि उसने अच्छा। अपनी ज़िंदगी में इतना मुश्किल टाइम देखा है कि इन बाकियों ने नहीं देखा होगा, सही। अपने जर्नलिज्म की वजह से। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सीनियरिटी की वजह के नाम पे पूछेंगे तो मेरे ख्याल में फिर हसन निसार साहब। हसन निसार साहब। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, आपने माशाल्लाह लाहौर में भी काम किया, कराची में भी काम किया, इस्लामाबाद में भी काम किया, प्रोग्राम्स आप करते रहे, बाकायदा वहाँ पे आप रहे भी। तो सबसे ज़्यादा आपको किस शहर में मज़ा आया, कहाँ एंजॉय किया, और जो काम का जो पैशन है, जो टीम पर जिसे आप कहते हैं, वो आपको कहाँ नज़र आया है? यार, देयर इज नो मैच। आई मीन कराची इज बेस्ट। अच्छा। हमने कराची में, क्योंकि उस वक्त बेस्ट था, जगह ऐसी थी, गरीब परवर शहर था। हमें भी वो कहते हैं ना कि वो रॉकेट में जैसे पीछे आग लगी हुई होती है ना, बिल्कुल। हमें भी देखे हमने ऊपर जाना है। पैशन इतना था कि हमने काम करना है, हमने सोसाइटी को ठीक करना है। और मेरे आपको याद होगा कि ये सरेआम वरेआम तो बाद में शुरू हुआ है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बिल्कुल। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे सही। कराची के अंदर। मारें भी बड़ी खाई हैं उसमें, तो क्योंकि आप 2 नंबर नहीं हैं, आप बिकते नहीं हैं, आप सीधे सीधे हैं, तो आप चल भी नहीं सकते फिर। सही। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जॉनरा चेंज किया कि मुझे पॉलिटिकल अफेयर्स, टॉक शोज की तरफ आना चाहिए। तो अब मैं प्रोफेशनली इस्लामाबाद के अंदर हूँ। जर्नलिस्ट जॉब पे है नहीं है, जर्नलिस्ट स्क्रीन पे है नहीं है, वो जर्नलिस्ट रहता है। वो सही। कभी यूट्यूब पे आवाज उठा रहा होगा, कभी ट्विटर पे उठा रहा होगा। तो इस्लामाबाद ज्यादा पीसफुल है, लेकिन जो पैशन था वो कराची में वो था। कराची में है। हाँ। टेलीविजन के 35 रुपए जो फीस थी वो खत्म कर दी गई। हम्म। हुकूमत की इस काविश बहुत बड़ी काविश है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाथम ताई के कब्र पे लात मारी है, तो 35 रुपए कम किए होंगे, 3-4 हजार रुपए ठोक दिए होंगे पर पर्सन। अच्छा, ये चीज हमारी आवाम नहीं समझती, पैसे कहने से पूरे हो ही जाते हैं आगे पीछे और ना। सर आपकी सोच है, ये लोगों को और उस पे तालियां भी बजवानी है। वो कहते हैं ना कि आपने इंतजार करना, ऊ ऊ ऊ करके करे। मैं कहता हूँ थू 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 करके करे यार, अल्लाह का वास्ता यार। किसको बेवकूफ बना रहे हैं यार आप लोग, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अच्छा, आखिर में आप आवाम को 6% नहीं बढ़ा के दी, सरकारी मुलाजमीन को 6% के ऊपर खबरें क्या चल रही हैं? हमारा बिकाऊ मीडिया जो है, मीडिया क्या खबर चला रहे हैं? सरकारी मुलाजमीन की मौजें, 6% तनख्वाह बढ़ रही है, और उधर चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की 600% बढ़ा दी, और जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ठीक बढ़ी है। नहीं, वो कल मैं 600% का मतलब समझते हैं? हाँ जी जी। जिसकी 2 लाख थी उसकी 12 लाख और बढ़ा दी, 14 लाख कर दी। हमारे बात को समझ रहा हूँ। और गरीब आदमी जिसकी लाख रुपए थी उसके ऊपर 6,000 रुपए बढ़ाए,
ये 200 यूनिट तक तो बिजली आपकी जो है बिल कंट्रोल में रहता है। 201 पे जाके जो है ना आपकी चमत्कार। चमत्कार हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बनाने वाला बंदा कौन था, वो है किधर वो। भाईजान जब आप ना अपने घर का बजट देखें, आपका और मेरा घर है, हम एक घर के अंदर बैठे हैं, हम बाहर से ना एक गोरे को टट पुछिए को जिसकी पता ही नहीं, जिसके सब्जी का रेट क्या है और गोश्त का रेट क्या है, उसको हम अपने घर में बुलाएं, प्लीज कम एंड टेढ़े मुंह से हो गए, हाँ या आई विल मेक द बजट ऑफ योर फैमिली, यू नो। कितने का बनाएगा जी? जो है, हाँ, आई अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ, ओके डोंट वरी, 50,000 का एसी का बिल, ठीक है, बाकी 50,000 जो है ना खत्म। खत्म। ठीक है, वो एक दिन में, एक दिन का बजट जो है ना उसको लगेगा ये मैंने महीने का बना दिया है। तो इसी तरह से आप इंपोर्टेड बंदा जब पाकिस्तान के अंदर लाकर बिठाओगे, जिसने कभी गुर्बत नहीं देखी, मेरे जैसे प्रॉब्लम से नहीं गुजरा, मेरे घर का बजट क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या मुल्क का बजट बनाएगा? तो उसको तो पता है कि सत्ता ही खैरा चेल लगा पड़ा है भाई। चलो, मम्मी डैडी लोग बना रहे हैं बिल। यही है, उन्होंने कभी गुर्बत देखी ही नहीं भाई, उनको क्या पता। अच्छा, आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी सबसे पसंदीदा नज़म या कोई ऐसी नज़म आपके पास मौजूद है जो आज के हालात के मुताबिक कोई हो, या आप समझते हैं कि जिससे कोई मोटिवेशन मिले, कोई ऐसी चीज़ अपनी पसंद की कोई भी नज़म जो आपने अपनी खुद लिखी हो, वो हमें आज सुनाएं। हाँ, आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। वाह, जबरदस्त। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरजुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। वाह वाह। जिस भी तड़पण थक कर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है, पर उजाला नहीं। जिसकी तड़पण से थक कर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है, पर उजाला नहीं। गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं, कोई है जो हकायक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे। वाह वाह तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे। वाह वाह। आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को। जबरदस्त। अच्छा जमील फारूकी साहब, आप नई नस्ल को क्या पैगाम देंगे, खासकर वो लोग जो एंकर बनना चाहते हैं, वो किन किन मसाइल का पहले जो है वो मुकाबला करें? क्या आप पैगाम देंगे? लोग जो है समझते हैं कि बस हम उठाएंगे तो हम मशहूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो बंदे बनो, खोते ना बनो। ये खोता राज चल रहा है मुल्क में, ठीक सही है। हो गया। उसके बाद एंकर बनना है तो अपना चैनल खोलो, एंकर बन जाओ। जबरदस्त जबरदस्त। आजकल तो यही दौर चल रहा है। बेस्ट है, हाँ, दुकान बेस्ट है। आपकी अपनी होगी, किसी का बाप नहीं निकाल सकता। और उसके बाद आप टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ अपनी स्क्रीन प्रेजेंस या वैल्यू बढ़ानी है तो न्यूज एंकर के तौर पर आ सकते हो, लेकिन प्रोग्राम वालों का जो हाल है वो आप देख लें। इस वक्त 30 एंकर्स ऑफ एयर बैठे हैं, तो ये ज़हन नशीन कर लें कि जो पीक टाइम था मीडिया अपना काट चुका है। इस वक्त सिर्फ जो है 2 नंबरी चल रही है। बेस्ट ये है कि वर्क ऑन द सोशल मीडिया, डेवलप योर ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ट्राई टू अर्न इन डॉलर्स, स्पेंड इन रुपीज, देन यू कैन कोप विद द इकोनॉमिक डेफिसिट। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस बारे में आप अपने राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।